हेलो एवरीवन, आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं वो चैप्टर है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सो ईसीएल का वन ऑफ द स्मॉल चैप्टर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज अगर आप देखोगे तो 5 to 6 मार्क का वेटेज है, ज्यादा इतना वेटेज ये चैप्टर का है नहीं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में ना लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि चैप्टर थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाता है, बिकॉज कुछ ऐसी सब चीज है जिससे हम लोग को कोई कंसर्न नहीं है, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो डेफिनेटली पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि 5-6 मार्क्स का भले चैप्टर है बट छोड़ तो नहीं सकते ऑप्शन में। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर डिस्कस करना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, द प्रीएम्बल टू द एक्ट says that it is an act to provide in the interest of the general public for the control of production, supply and distribution of and trade and commerce in certain commodities। देखो बेसिकली ये चैप्टर है ना जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। जैसे हर एक्ट क्या होता है पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पीस मेंटेन हो, उस चीज के लिए बनाया जाता है। ये भी काइंड ऑफ वही चैप्टर है कि जब पब्लिक बेनिफिट की बात आ रही है तो एसेंशियल कमोडिटीज को निकाला गया ये चैप्टर को, मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट को। अभी हम लोग बात करते हैं कि पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, और उसमें पूरा चैप्टर बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज अपने लिए तो एक सिलेबस में पार्ट हो गया ये, तो पूरा एक्ट है तो हम लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इतना इंपॉर्टेंस क्या है ये एक्ट का, तो उसका देखो एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर क्यों है, ये एक्ट क्यों है, उसका लॉजिक क्या है। बिकॉज देखो अगर मैं ऐसे ही आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है पढ़ा दिया हो गया खत्म, बट अगर मैं आपको उसका यूजेज बताऊंगा, उसको रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा ना, तो आपको समझेगा कि इसका एक्चुअल यूजेज कहां होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे नाम है एसेंशियल कमोडिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, क्या होता है एसेंशियल कमोडिटी। सो एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब ऐसे कमोडिटीज जो बेसिक नेसेसिटी है, जहां पे आप बेसिक नेसेसिटी में उस प्रोडक्ट को यूज करते हो। जैसे मैं डेली लाइफ में वो प्रोडक्ट को यूज करूंगा, उसके बिना मेरा सर्वाइवल डिफिकल्ट है या पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं क्या बोलेगा, एसेंशियल कमोडिटीज बोलेगा। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज है। देखो आपको फोटोज में दिख रहा होगा काफी सारे एसेंशियल कमोडिटीज के पिक्चर है, जैसे मेडिसिन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, देन कॉटन है, फूड प्रोडक्ट्स है, सीड्स होते हैं, ऑयल हो गया, ठीक है, देन फूड ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज है। इसका मतलब इसके बिना सर्वाइवल डिफिकल्ट है, करेक्ट, क्योंकि सर्वाइवल जब आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी देखो जैसे मैं बात करता हूं अगर मोबाइल की, कार की, देन कैमराज है, ठीक है, वो सब लग्जरियस प्रोडक्ट में आ गए, वो नहीं रहेगा तो आप जिंदा नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें से जैसे बेसिक चीजें हैं, मेडिसिन अगर समझो नहीं मिला तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिजीज स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बहुत हाई लेवल पे आ जाएंगे। आपको फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद हो जाएगी, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो जो फूड ग्रेन्स और वो सब मिलता है उसकी शॉर्टेजेस क्रिएट हो जाएगी, एक लेवल पे वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये सब प्रोडक्ट कैसे हैं कि उसके बिना कोई भी इन लिविंग पर्सन का सर्वाइवल डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है, बराबर। अभी क्वेश्चन ये आता है तो इसमें एक्ट बनाने की क्या जरूरत है। देखो एक्ट बनाने की जरूरत क्या है, समझो मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हूं, लिखा है ना सेकेंड लाइन में, प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन करता हूं, या तो मैं सप्लाई करता हूं या तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अब मुझे पता है कि ये क्या ना एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बिना लोगों का सर्वाइवल डिफिकल्ट होने वाला है। ये अगर मैं कंट्रोल कर दूंगा ना तो पब्लिक की बैंड बच जाएगी, और अगर कंट्रोल करके मार्केट में सप्लाई नहीं करूंगा या प्रोडक्शन करके मैंने स्टॉक बना के रखा, मार्केट में बेचा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया एंटायर इंडिया के अंदर, तो उसकी प्रॉब्लम क्या आएगी। मैंने प्रोडक्शन करके रखा, होल्ड करके रखा, मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहा हूं, मार्केट में सप्लाई नहीं करूंगा तो शॉर्टेज क्रिएट होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो इकोनॉमिक्स का रूल क्या बोलता है, प्राइस विल बी हाई, बराबर। तो वो मैं करा सकता हूं जानबूझ के, और मुझे पता है मैं प्राइस हाई भी कराऊंगा ना तो भी पब्लिक झक मार के लेगा, बिकॉज एसेंशियल कमोडिटी में आता ही है, उसके बिना सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ गया, मैं मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दूंगा, ठीक है, फिर हाई प्रॉफिट कमाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए एंटायर इंडिया में, हर एक पार्ट पे, हर एक कॉर्नर ऑफ द इंडिया में, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सारे के सारे एरियाज बोल दो, सब जगह पे वो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। एक जगह भी अगर ढंग से नहीं हुआ तो एक जगह पे क्या हो गया, मेडिसिन बहुत सस्ता मिलता है, एक जगह पे मेडिसिन बहुत महंगा मिलता है, ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस सिचुएशन भी रखनी है। तो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो या सप्लायर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो किसके, एसेंशियल कमोडिटीज के, तो फिर ये एक्ट कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना है, बराबर। बिकॉज आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, प्राइस अपने हिसाब से लगा सकते हो, कस्टमर को लूट भी सकते हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है फिर, बराबर। The dominant object and intendment of the act is to secure equitable distribution and availability at fair prices of the essential commodity in the interest of the general public. जैसे मैंने बोला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको प्रॉपरली गुड्स मिले, सारे एरिया में, पूरे इंडिया में जितने भी एरियाज है, जोग्राफिकल लोकेशन इंडिया का हर एक कॉर्नर में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस, प्राइस भी जेन्युइन नॉर्मल प्राइस हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए, अल्टीमेटली जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक नेसेसरीली कन्वर्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमिंग पब्लिक एंड नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डीलर। ये एक्ट ना कहीं जनरल पब्लिक को ज्यादा फेवर करता है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा फेवर नहीं करेगा। बिकॉज तुम लोग को अगर फेवर करना चालू किया तो तुम लोग तो बैंड ही बजाओगे, तो वो तो तुम लोग को करने नहीं देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके बेनिफिट के बारे में बात ही नहीं की है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब गवर्नमेंट लॉ बनाता है ना तो दोनों पार्टीज जो भी इससे अफेक्ट होने वाले सबके बारे में सोचते हैं। तो इन लोग के बारे में भी सोचा गया है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके बारे में भी सोचा गया है। ठीक है, बट ज्यादा प्रिविलेज, ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, डेफिनेटली जनरल पब्लिक को है, करेक्ट। तो देखो, ये बेसिकली मैंने आपको एक एक्ट का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में बता दिया। अभी हम लोग इसमें यही सब चीजें पढ़ने वाले कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरर को क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें हैं, बराबर। चलो देखते हैं, पहले तो हम लोग अभी देखेंगे एसेंशियल कमोडिटीज में क्या क्या आता है। सो देखो, सेक्शन 2A डीलिंग विद द एसेंशियल कमोडिटीज डिक्लेरेशन एटसेट्रा defines the essential commodity as to mean a commodity specified in the schedule. Schedule to the act list out the following commodities. अभी यहाँ पे कुछ लिस्ट है जिसमें 9 प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं कि ये सब कौन है, एसेंशियल कमोडिटीज में आने वाले प्रोडक्ट है। अभी क्वेश्चन ये आता है फिर कि चलो मैंने 9 प्रोडक्ट को तो लिस्ट में डाल दिया, तो क्या और कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है? नहीं, कैसे और एसेंशियल कमोडिटीज बनते हैं, कैसे नहीं बनते, वो भी हम लोग देखेंगे इसमें, बराबर। सो देखते हैं सबसे पहले ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स मतलब चरस वरस नहीं लेना है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। ठीक है, सेकंड इज अ फर्टिलाइजर, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, जो फूड क्रॉप्स सीड्स को ग्रो कराने के लिए हम लोग जब डालते हैं लैंड के अंदर फर्टिलाइजर्स, वो। देन फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, हैंग मेड होली फ्रॉम कॉटन, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन रॉ जूट एंड जूट टेक्सटाइल्स। उसके बाद सीड्स ऑफ फूड क्रॉप्स। देखो, सीड्स को आप डायरेक्टली खा नहीं सकते, तो फिर इसको एसेंशियल कमोडिटी क्यों बोला गया है? क्योंकि सीड्स को ऑब्वियसली जब मैं लैंड के अंदर डालूंगा, फर्टिलाइजर्स डालूंगा, केमिकल्स डालूंगा, फिर उसको पानी दूंगा टाइम पे, तब जाके वो मेरे को उसका रिटर्न देगा, तब जाके उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आएंगे। अगर सीड्स ही नहीं है तो ये सब ग्रो कहां से करेगा? इसके लिए सीड को इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है, so seeds of food crops and seeds of fruits and vegetables, then seeds of cattle fodder, गाय का घास चारा होता है उसको बोलते हैं कैटल फॉडर, उसके भी सीड्स। अभी उसमें भी क्वेश्चन आता है लोगों को, वो थोड़ी मैं खा रहा हूं, मैं तो गाय का घास नहीं खा जाऊंगा, बराबर, तो फिर इसको क्यों डाला है एसेंशियल कमोडिटी में? अब यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से डाला गया है, क्योंकि जब गाय घास चारा खाएगा तो वो मिल्क देगा, मिल्क भी अल्टीमेटली फूड प्रोडक्ट हो गया आपका। ठीक है, अगर घास चारा ही नहीं होएगा तो मिल्क ही नहीं आएगा, मिल्क ही नहीं आएगा तो मिल्क प्रोडक्ट से सारे बंद हो जाएंगे, और मिल्क भी एक एसेंशियल प्रोडक्ट है ना। बोलो चाय बनाने के लिए चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन फिर भी मिल्क आप डायरेक्टली भी तो कंज्यूम कर सकते हो, करेक्ट, और वो भी एक वन ऑफ द हेल्दी प्रोडक्ट है, और वही अगर नहीं रहा
तो फिर उसकी भी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड जूट सीड्स, ये सब के सब क्या है, पार्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज है। करेक्ट। और ये सारे के सारे एसेंशियल कमोडिटीज में जब एक्ट आया था तब इनिशियली ये सारे आइटम्स को एक्ट के अंदर डाल दिया गया था एज ए एसेंशियल कमोडिटी। बराबर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सबसेक्शन 2 empowers the central government to amend if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest and for reason to be specified in the notification published in the official gazette the schedule so as to add a commodity to the said schedule। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि फॉर द पब्लिक बेनिफिट या इस चीज का रिक्वायरमेंट आज है और वो प्रोडक्ट अभी तक हम लोग ने एसेंशियल कमोडिटी में नहीं डाला है, तो उसको भी नोटिफिकेशन इश्यू करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऐसा प्रोडक्ट है जो अब तक एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता था उसको भी वो लोग शेड्यूल में डाल सकते हैं। मतलब 9 पॉइंट्स है, कल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ये भी एसेंशियल कमोडिटी है, बराबर, तो 10th वाला पॉइंट गवर्नमेंट ऐड कर सकता है, तो उसके लिए उनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। बराबर। रिमूव एनी कमोडिटी फ्रॉम द स्टेट शेड्यूल इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। 9 में से कोई निकालना है उनको तो वो भी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तब जाके वो उस प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से हटा सकते हैं। मतलब देखो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर अपने हाथ में ही रखा है कि वो जब चाहे तब लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, जब चाहे तब कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट में से निकाल भी सकता है। बराबर। चलो आगे देखते हैं। शेड्यूल इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अभी इसमें इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 3 एनी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सबसेक्शन 2 may also direct that an entry shall be made against such commodity in the said schedule declaring that such commodity shall be deemed to be an essential commodity for such period not exceeding 6 months to be specified in the notification. However, central government may in the public interest and for reason to be specified by notification in the official gazette extend such period beyond the said 6 months. कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसी क्रिएट हो गई है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लिस्ट में डाल सकते हैं तो वो लोग टेम्पररी बेस पे भी डाल सकते हैं, बट इनिशियली जब डालते हैं तो 6 महीने से ज्यादा अप्लाई नहीं होता है। मतलब समझो गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया। अभी जैसे देखो कोरोना सिचुएशन इतना क्रिएट हुआ था, बराबर, तो उसमें समझो सैनिटाइजर इज वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। अब सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया, बराबर, तो वो डाल सकते हैं वो लोग 6 महीने के लिए टेम्पररी बेस पे लिए। ठीक है, और फिर उनको अभी देखो वैसे देखने जाओगे तो सैनिटाइजर एसेंशियल कमोडिटीज नहीं था, आज तक नहीं था और उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज बन गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी बोल सकता है। बराबर। इनिशियली एक बार अप्लाई कर सकते हैं टेम्पररी बेस पे, तो वन शॉट कितने महीने के लिए वो अप्लाई होगा, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 6 महीना रखा, फिर 6 महीने बाद देखा कि साला ये अभी भी कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा है, तो और एक्सटेंशन करा सकते हैं 6 महीने के ऊपर। फिर वो डिसाइड करेंगे 3 महीना एक्सटेंशन चाहिए या फर्दर 6 मंथ्स का एक्सटेंशन चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मतलब ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है कि वो लोग जब चाहे तब कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, 6 महीने के लिए ऐड कर सकते हैं, 6 महीने के बाद सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफाइन शुगर। यहां पे शुगर का डेफिनेशन दिया है, मतलब शक्कर डेफिनेटली बेसिकली, बट क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखो कैसा है, जब आप कोई एक्ट पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली आप एक्ट के लूप होल्स ढूंढोगे और वो लूप होल का फायदा उठाओगे और आप एक इंटरप्रिटेशन निकालोगे, ऐसा लिखा है ना इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है, बराबर, तो डेफिनेटली लोग उसका फायदा उठाएंगे। अभी जैसे देखो एक सिंपल सा सिचुएशन बताता हूं तुम लोग को क्या हो सकता था और इसके लिए क्या रूल बनाया। देखो रूल बहुत स्मार्टली इन लोगों ने लिखे हैं, कोई भी लूप होल छोड़ा ही नहीं है कि लोग उसका फायदा उठाए। जैसे समझो ये एक्ट के हिसाब से है ना,
जो भी एसेंशियल कमोडिटीज जो भी मैन्युफैक्चरर बनाएगा, सप्लायर सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बराबर, उसका प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करता है। हाँ, गवर्नमेंट 3 तरीके से डिसाइड करता है, वो आगे आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस कौन डिसाइड करते हैं कि कितने में आप मार्केट में बेचोगे इसको, उसका प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। सिंपल। अभी जैसे समझो शुगर ये एसेंशियल कमोडिटी है। अब लोगों के लिए शुगर का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली व्हाइट क्यूब्स जैसे आते हैं छोटे छोटे, वो शुगर हो गया। अभी देखो सिंपल एक चीज है, देखो लोगों को चाहिए, आज समझो मैं शुगर का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैं शुगर बनाता हूं, मुझे पता है कि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आता है, तो मुझे ये भी पता है कि इसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा, मैं अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकता है, मेरे को गवर्नमेंट बताएगा, उसी तरीके से प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्शन में करूं, मेहनत में करूं, और प्राइस क्या होगा वो लोग मुझे बताएंगे। तो कुछ लोग को ना ऐसा लगता है ये तो गलत है, बराबर, गलत है ठीक है, बट आपको क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज आप एसेंशियल कमोडिटीज में डील कर रहे हो, तो आप कोई उल्टा सीधा कांड ना करो, इसके लिए आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा कि कुछ ऐसा करता हूं कि शुगर भी बना लू, लेकिन एक्ट के अंदर ना हो और प्राइस खुद डिसाइड करूं। तो मैंने क्या किया, शुगर को है ना, जो व्हाइट शुगर बनाई, मुझे पता है ये मार्केट में जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी, प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कुछ नहीं कर सकता है उसमें। तो मैंने क्या किया, शुगर बनाने के बाद है ना, वो मैं नहीं बेचता हूं, मैंने उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं मार्केट में उसको बेच रहा हूं हाई प्राइस पे, गवर्नमेंट मेरे को आके बोलता है तू तो शुगर बेच रहा है, मतलब शुगर किधर है, शुगर का मतलब क्या होता है, शुगर का मतलब वो सॉलिड फॉर्म, वाइट छोटे छोटे क्यूब्स जैसे होते हैं, वो शुगर है, ये तो लिक्विड है। तो लिक्विड है ठीक है, बट ये तो शुगर को ही मेल्ट किया ना, बोला डेफिनेशन में तो शुगर लिखा है ना, और शुगर का मतलब तो नॉर्मल वो जो व्हाइट पार्टिकल्स जैसे होते छोटे छोटे क्यूब्स होते वही शुगर होता है। अब मैं जिसको बेचूंगा ना, वो मेरे को क्या बोलेगा, भाई लिक्विड क्यों बेच रहा है, मतलब लिक्विड नहीं है रे भाई, इसको शुगर को ही मेल्ट करके बनाया है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। क्यों किया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड ना करे मेरे प्रोडक्ट का और मेरे को एसेंशियल कमोडिटीज में ना डाल दे। तो तू एक काम कर, ये लिक्विड फॉर्म ले, मैं तेरे को एक छोटा प्रोसेस बताएगा, वो कर, वापस सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, खत्म। तुझे भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, और गवर्नमेंट मेरे को कुछ बोल नहीं सकता है, और प्राइस में अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, बराबर। देखो ढूंढ लिया लूप होल, तो उसका फायदा अब मैं उठाऊंगा। अब मैं ये चीज करना चालू करूंगा, मैं 4 लोग को और बोलेगा भाई तुम लोग भी ऐसा करो, ये गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ो, गवर्नमेंट प्राइस रखेगा, साला आपने को कभी कमाने नहीं मिलेगा, तो तुम लोग भी करो। मैंने और 4 लोग को सिखाया, वो 4 ने और 10 को सिखाया, धीरे धीरे ये स्प्रेड हो गया पूरा इंडिया में, जितने भी शुगर मैन्युफैक्चरर है सब लोग यही कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, तो इसके लिए उन लोग को पता है कि ये लूप होल बन सकता है, लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया शुगर को बहुत स्मार्ट तरीके से। देखो क्या क्या डाल दिया, मतलब एक भी एस्केप होने का तरीका नहीं रखा, कुछ भी चीज को इन्होंने नहीं छोड़ा, सब आ गया। देखो इट मींस एनी फॉर्म ऑफ शुगर कंटेनिंग मोर देन, देखो पहले ही बोल दिया एनी फॉर्म ऑफ शुगर, कोई भी फॉर्म, सेमी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म, एनी फॉर्म, कुछ भी आ गया, ठीक है। कंटेनिंग मोर देन 90% ऑफ द सुक्रोज, अगर कोई भी फॉर्म में रखा है लेकिन जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके अंदर 90% से ज्यादा सुक्रोज एलिमेंट है, तो फिर वो शुगर है। फिर चाहे वो मैंने पाउडर फॉर्म में रखा है, शुगर फॉर्म में रखा है, कोई भी फॉर्म में रखा है, ठीक है, इंक्लूडिंग शुगर कैंडी। कुछ लोग कलर करके शुगर कैंडी बोल के बेचते हैं, ऐसे स्टिक के ऊपर लगाएंगे और बाद में बोलेंगे इसको हम लोग बेचेंगे, ये तो कैंडी है, उसको कलर भी करूंगा मैं, बराबर, तो वो भी एक लूप होल हो जाएगा फिर। देन खांडसरी शुगर, खांड जिसको बोलते कुछ लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, और बुरा शुगर होता है ना, वो क्रश व्हाइट पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, जिसको बुरा शुगर बोलते हैं, ठीक है, और क्रश्ड शुगर, कोई भी नाम ले लो, ये सब आ गया अभी इसके अंदर, और एनी शुगर इन क्रिस्टलाइन और पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है। शुगर इन प्रोसेस इन वैक्यूम पैन शुगर फैक्ट्री और रॉ शुगर, ओरिजिनली शुगर का कलर ब्राउन होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके वो ब्राउन कलर हटा के उसको व्हाइट किया जाता है। तो अगर मैंने ब्राउन शुगर भी रखा है तो भी वो इसमें आएगा। सेमी प्रोसेस में रखा है और उसको ही बेचने वाला हूं मार्केट में, सेमी प्रोसेस को, तो भी वो शुगर है।
वाइड फॉर्म में रखा तो वैसे भी शुगर है, ठीक है, मतलब कोई भी फॉर्म रख लो वो शुगर है, शुगर है मतलब एसेंशियल कमोडिटी है, और एसेंशियल कमोडिटी है मतलब प्राइस गवर्नमेंट ही डिसाइड करने वाला है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कितना स्मार्ट तरीके से इन लोग ने ये डेफिनेशन को डिफाइन किया है, तो ऑब्वियसली कोई भी लूप होल इन्होंने छोड़ा ही नहीं, सब आ गए इसके अंदर, किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा अभी बचने का। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग एक केस देखते हैं, एस सैमुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस में आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे ना तो केस किस चीज के ऊपर था, टी कैन बी ट्रीटेड एज एसेंशियल कमोडिटी। यहाँ पे टी मतलब रेडी बन के जो चाय आता है वो नहीं, यहाँ पे टी मतलब टी पाउडर, चाय पत्ती, टी लीव्स होते हैं ना वो, उसको मैं एसेंशियल कमोडिटीज बोल सकता हूं क्या, क्वेश्चन ये है। अभी इसके ऊपर है ना लोगों के अलग अलग व्यूज ओपिनियन बनते हैं, जो चाय वाले होते हैं जो बहुत ज्यादा चाय एडिक्टेड है उनको लगता है नहीं नहीं भाई ये तो एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बिना तो सर्वाइव ही नहीं हो सकता है, बराबर। कुछ लोग बोलते हैं चाय नहीं पिया तो थोड़ी कोई मर जाएगा, बराबर। और चाय के अल्टरनेट भी बहुत है, तुम लोग कॉफी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं पिया तो खाली दूध पी सकते हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। सो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सर्वाइवल तो पॉसिबल ही है ना। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था, कुछ लोग बोलते थे कि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं आना चाहिए। तो बाद में ये मैटर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में उसके ऊपर जजमेंट सुनाया। देखो फर्स्ट लाइन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टी इज नॉट फूड स्टफ, कि चाय फूड स्टफ में नहीं आता है और ये एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। तो भी क्वेश्चन ये ना ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ना बहुत मस्त जजमेंट दिया था इसके ऊपर। उन्होंने सिंपल क्या चीज बोली थी, चाय पत्ती है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं डायरेक्ट इंडिपेंडेंटली कंज्यूम नहीं कर सकता हूं। आप दूध को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, मेडिसिन आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डायरेक्टली, मतलब चाय पत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। तुम लोग समझो सिक्किम चले गए या दार्जिलिंग चले गए, उधर से चाय पत्ती तोड़ के लेके आए और वो चाय पत्ती तुम लोग ने मुंह में रखा, पिया चाय, ऐसा बोलो मैंने तुम लोग ने चाय पी लिया, नहीं बोल सकता ना मैं ऐसा। तो चाय पत्ती इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर फाइनल प्रोडक्ट। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, मतलब चाय पत्ती इंडिपेंडेंटली यूजलेस है। अगर ये इंडिपेंडेंट अगर मैं इसको रखूं चाय पत्ती को तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर मैं शुगर डालेगा, दूध डालेगा, पानी डालेगा, कुछ लोग मसाला डालते हैं, वो सब डालूंगा फिर उसका चाय बनेगा। तो मतलब बिना वो सब इंग्रेडिएंट के चाय पत्ती का कोई वैल्यू नहीं है, बराबर। तो इसके लिए देखो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, टी लीव्स आर नॉट ईटन। चाय पत्ती डायरेक्टली तुम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पे एक चीज को बहुत क्लियर कर दिया कि चाय पत्ती इंडिपेंडेंटली कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज तुम लोग मुंह में चाय पत्ती रख के फिर दूध और पानी डाल के और मुंह में शक्कर रख के ये नहीं बोलोगे कभी कि चाय पिया मैंने, बराबर। तो वो प्रोडक्ट जब तक बाकी के प्रोडक्ट्स उसके साथ ऐड नहीं होंगे तब तक वो प्रोडक्ट की इंडिपेंडेंटली कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए चाय पत्ती को, टी लीव्स को कभी भी हम लोग एसेंशियल कमोडिटी नहीं बोल सकते, बराबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सुनाया था। चलो आगे देखते हैं, एक्सप्लेन कंटेंट्स ऑफ ऑर्डर्स पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वो भी कौन से एसेंशियल कमोडिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सप्लाई को लेके क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, उनके पावर्स में क्या क्या आता है, तो वो हम लोग देखते हैं अभी। सो देखो सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इश्यू एन ऑर्डर विच मे प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। इसमें से कोई भी मैटर एक साथ या डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन को पास कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर को इश्यू कर सकते हैं। तो वो क्या है, चलो वो अभी हम लोग देखते हैं। So, Section 3 provides that the central government may issue, okay, sorry, first point हम लोग देखते हैं। So, for regulating by licenses, permits or otherwise the production or manufacture of any essential commodity,
कौन एसेंशियल कमोडिटी बना रहा है कौन नहीं बना रहा है ये पता कैसे चलने वाला है आपको? आज अगर मैं एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर देता हूं या मैं फूड स्टफ बना रहा हूं, गवर्नमेंट को कहां पता चलने वाला है कि मैंने ये बनाया? और गवर्नमेंट को जब पता ही नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करने कैसे आएगा? बराबर। तो इसके लिए इन्होंने एक रूल निकाला कि अगर आप एसेंशियल कमोडिटी से बिजनेस से कोई रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस के बाद ही तुम लोग बिजनेस कर सकते हो। अब देखो, आप लाइसेंस लोगे, लाइसेंस किससे लोगे? गवर्नमेंट से लोगे। तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि हाँ भाई ये तो एसेंशियल कमोडिटी का बिजनेस करने वाला है, अभी उसकी पूरी मतलब मेरे बिजनेस की पूरी डिटेल्स उसके पास है, तो कभी भी आएगा इंस्पेक्शन करेगा और मेरे को सिंपली बोल देगा कि भाई एसेंशियल कमोडिटीज का बिजनेस तू कर रहा है तो इसका प्राइस हम लोग डिसाइड करेंगे। बराबर। तो वो लोग रेगुलेट कर सकते हैं लाइसेंस के थ्रू। ठीक है। देन सेकेंड, फॉर ब्रिंगिंग अंडर कल्टिवेशन एनी वेस्ट और एरेबल लैंड वेदर द appurtenant to building or not for growing thereon of food crops generally or of specified food crops and for otherwise maintaining or increasing the cultivation of food crops generally or of specified food crops। कि ये लोग क्या कर सकते हैं कि कोई वेस्टेजेस ना हो लैंड का, तो कौन से लैंड में कौन सा कल्टीवेशन होना चाहिए, कौन सा लैंड कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा सुटेबल है, ये भी नोटिफिकेशन इश्यू करके बताएंगे। बराबर। तो वो भी तुम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज देखो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ग्रो होता है वो लैंड के ऊपर और मैं उसको छोड़ के सब उगाने की ट्राई कर रहा हूं, तो मैं वो लैंड की जो क्वालिटी है वो भी खराब कर रहा हूं, वेस्टेजेस कर रहा हूं और जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं कर रहा हूं। इससे बेटर जो वो लैंड को सुटेबल है वो जो प्रोडक्ट ग्रो करेगा वो ही बनाओ और उसको ही बेचो, तो एटलीस्ट वो लैंड का वेस्टेजेस नहीं होगा। ठीक है। देन थर्ड, फॉर कंट्रोलिंग द प्राइस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटी में ब्रॉट और सोल्ड, कि कौन से प्राइस पे कौन सा एसेंशियल कमोडिटी खरीदना है या बेचना है। अभी खरीदना या बेचना कैसे है? जैसे देखो, मैं अगर एसेंशियल कमोडिटी बनाता हूं तो मुझे गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई तू इतने में ही मार्केट में बेचेगा, तो वो सोल्ड के लिए हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे से प्रोडक्ट खरीदता है एसेंशियल कमोडिटी, अब क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट मेरे से प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है, मेरे से एसेंशियल कमोडिटीज क्यों खरीदा जा रहा है? मिलिट्री पर्पस के लिए। ठीक है। जो अपना बीएसएफ है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके लिए फूड चाहिए ना, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट समझो कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियसली प्राइस वो लोग खरीद रहे हैं ना, तो प्राइस भी वो लोग ही डिसाइड करेंगे। बट जनरली कैसा होता है, डिक्टेटरशिप जैसा नहीं चलता है कि मैं बोल रहा हूं कि हाँ प्राइस वो लोग डिसाइड करेंगे तो वो लोग ने बोला वो फुल एंड फाइनल। उसके कैलकुलेशन के तरीके हैं, वो आगे आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन फॉर रेगुलेटिंग बाय लाइसेंसेस, परमिट्स और अदरवाइज द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। ये भी करेंगे क्या? लाइसेंस को रेगुलेट करेंगे, परमिशन ग्रांट करेंगे, स्टोरेज के अप्रूवल्स देंगे फॉर एसेंशियल कमोडिटी, ट्रांसपोर्टेशन की परमिशंस देना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन इनको पास करने पड़ेंगे, जो भी ऑर्डर्स इनको इश्यू करने पड़ेंगे, वो सब कर सकते हैं। ठीक है। देन फॉर प्रोहिबिटिंग द विथहोल्डिंग फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनरीली केप्ट फॉर सेल। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होल्ड करके रखा है, मतलब मेरे पास है, मेरे पास स्टॉक में, मैं उसको बेचने ही वाला हूं, तो गवर्नमेंट मुझे बोल सकता है कि भाई इसको होल्ड करो, इसको अभी मत बेचो। क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट मेरे को सेल करने से क्यों ना बोल रहा है? हो सकता है मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो चुका है, डिमांड कम है, तो प्राइस की वैल्यू गिर चुकी है, तो ऑब्वियसली उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, मुझे गुड्स को होल्ड करने का भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। देन फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग इन स्टॉक or engage in the production or in the business of buying or selling of any essential commodity to sell the whole or a specified part of the quantity held in stock or produced or received by him। जैसे पूरा का पूरा स्टॉक होल्ड करने बोल सकते हैं कि नहीं भाई अभी मार्केट में मत बेचो, वैसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई तूने होल्ड करके रखा है, प्लीज इसको बेच, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो चुका है। या अगर मैं 1000 क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूं तो मेरे को ऐसा बोलेंगे काम करो 1000 का 1000 मत बेचो, अभी 300 ही बेचो, बाद में बाकी का जब हम लोग बोलेंगे तब बेचना। तो इस तरीके से भी मेरे को वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब चीजों को बैलेंस रखना है।
क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है। एसेंशियल कमोडिटी बहुत महंगा हो गया तो भी प्रॉब्लम होने वाला है, एसेंशियल कमोडिटी बहुत सस्ता हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए ये सारी चीजों को बैलेंस रखनी पड़ती है, ठीक है। देन regulating or prohibiting any class of commercial or financial transaction relating to the foodstuff which in the opinion of the authority making the order are or if unregulated are likely to be detrimental to the public interest। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है रिलेटेड टू किससे, एसेंशियल कमोडिटीज से, तो उसके ऊपर भी वॉच कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके ऊपर भी पॉलिसीज कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन कंपनीज है तो उनके लिए लोन फैसिलिटीज थोड़ी अलग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हो, वो कंटिन्यूसली आपके बिजनेस से कनेक्टेड रहते हैं, तो कुछ थोड़ा प्रिविलेज आपको दिया जाएगा। देन फॉर कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स विद अ व्यू टू रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग एनी ऑफ द अफोरसेड मैटर्स। अभी इनका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स को भी हैंडल करना, मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी जैसे समझो शुगर मैन्युफैक्चरर, तो ये लोग क्या करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कितने शुगर मैन्युफैक्चरर है वो फैक्ट्री के नंबर्स निकालेंगे, टोटल सब फैक्ट्री मिला के कितना शुगर का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसमें से इंडिया में कितना यूजेज है वो देखेंगे, एक्सपोर्ट करने लायक है कि नहीं है वो देखेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपकी कंट्री में स्कैरसिटी हो गई, आपकी कंट्री में शॉर्टेज हो रहा है और आप बाहर सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अपनी कंट्री के पब्लिक को नहीं देके मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने निकले तो वो गलत है, बराबर। तो इससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्शन का काम भी ये लोग करते हैं, ताकि इनको आगे के प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में हेल्प हो। जैसे इनको ये लगा कि इंडिया में सफिशिएंट होता है और बैलेंस बहुत बचता है, बट वो बैलेंस हम लोग है ना एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो कल एक्सपोर्ट की पॉलिसी पे फोकस किया जाएगा। डेटा कलेक्शन से, एक एनालिसिस से ये पता चला कि स्टॉक अच्छा खासा है, बट अच्छे खासे में से मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हम लोग मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को। उसके बाद इंडिया में स्कैरसिटी क्रिएट हो जाता है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है, इसके लिए इंडिया में प्राइस बढ़ता है। तो पता चलेगा कि नहीं भाई अभी एक्सपोर्ट थोड़ा कम करो ताकि इंडिया में वो गुड्स रहे, तो इंडिया में प्राइस ना बढ़े। ये सब आप जब डेटा कलेक्ट करोगे तभी पता चलेगा ना, ठीक है। देन for requiring person engaged in the production of or trade and commerce in any of the essential commodity to maintain and produce for inspection of such books, accounts and records relating to their business and to furnish such information relating thereto as may be specified in the order। सिंपल है, ये चीज पे भी ध्यान दिया जाता है क्या कि सारे रिकॉर्ड्स, बुक्स, रजिस्टर्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या चीजें उनको दिखानी है, क्या चीजें गवर्नमेंट मांग सकते हैं, वो सब भी आपको ऑर्डर्स दिए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से। एंड फॉर ग्रांट और इश्यू ऑफ लाइसेंस, परमिट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, द चार्जिंग ऑफ फीस, देयरफॉर द डिपॉजिट ऑफ सच सम इफ एनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ सच लाइसेंस। गवर्नमेंट आपको ये बोलेगा कि आपको ये लाइसेंस दिया जाएगा ये टर्म्स एंड कंडीशन पे, और आपको एक डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको डिपॉजिट भी देना है क्योंकि आप एसेंशियल कमोडिटीज में डील कर रहे हो, और अगर आपने कभी वायलेशन किया तो वो डिपॉजिट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी के नाम पे भी वो लोग करते हैं ये चीज। तो ये सारी चीज कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके हाथ में ये पावर्स है ये ऑर्डर्स पास करने के, जो बहुत सुप्रीम पावर माने जाते हैं। क्लियर? चलो आगे देखते हैं प्राइस फिक्सिंग टेक्निक, और दूसरा क्वेश्चन है प्राइस फिक्सिंग टेक्निक फॉर शुगर प्रोड्यूसर। देखो दोनों में आंसर आपको सेम लिखना है। मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल में क्या किया इन्होंने, दो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए हैं। एक्सप्लेनेशन सेम है, खाली अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि प्राइस फिक्सिंग टेक्निक क्या होता है, जैसे अगर मैं मैन्युफैक्चरर है तो मैंने बोला ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका प्राइस डिसाइड करेगा कि आप मार्केट में कितने में बेचोगे। मुझे कौन बताएगा कितना मेडिसिन का प्राइस रखना है, कितना शुगर का प्राइस रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। तो वो मुझे बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर टेक्निक भी तो होनी चाहिए ना, टेक्निक बैलेंस होनी चाहिए, मुझे भी लॉस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप जैसा भी बिहेव नहीं करना चाहिए, बराबर। तो नॉर्मल एसेंशियल कमोडिटीज के लिए क्या प्राइसिंग टेक्निक होती है, और शुगर मैन्युफैक्चरर के लिए भी क्या प्राइसिंग टेक्निक होती है। देखो प्राइसिंग टेक्निक दोनों के लिए सेम है। देखो सेक्शन 3
Subsection 3 vests the power in the central government to deal with the pricing of the essential commodities, particularly when the commodities are being sold to the central or state government. देखो ये यहाँ पे भले ये लिखा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचोगे तो ये प्राइसिंग रखा जाता है, अगर आप मार्केट में नॉर्मल पब्लिक को भी बेचने वाले हो ना तो भी यही प्राइसिंग लगाया जाता है। जैसे अभी मैं मेडिसिन बना रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को आके बोलता है तू मेडिसिन बना रहा है, एसेंशियल कमोडिटी है, मैं बोला ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलता है, तू मार्केट में जनरल पब्लिक को कितने में बेचेगा ना, इसका प्राइस हम लोग बताएंगे। बोला ठीक है बताओ, यही 3 टेक्निक में से एक यूज होएगा। और अगर या तो गवर्नमेंट मेरे को आके ऐसा बोलता है ठीक है आप मेडिसिन बनाते हो तो ये ही मेडिसिन हम लोग को बल्क क्वांटिटी में चाहिए फॉर मिलिट्री, अपने जो सोल्जर्स है उनके लिए चाहिए। बोला ठीक है लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कुछ। अगेन 3 में से एक टेक्निक, बराबर। तो जनरल पब्लिक को बेचो या मैं गवर्नमेंट को बेचूं, मेरे को यही प्राइसिंग पॉलिसी को यूज करना है और गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ये प्राइसिंग पॉलिसी है। 3 में से एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा, वो निगोशिएट करके बात करके 1 to 1 डिस्कस करके किया जाता है। बट 3 टेक्निक बेसिकली क्या है, पहला है एग्रीड प्राइस, दूसरा है कंट्रोल प्राइस और तीसरा होता है मार्केट प्राइस। ये 3 में से एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, एग्रीड प्राइस, कंट्रोल प्राइस, मार्केट प्राइस। अभी मेरे को जनरली गवर्नमेंट क्या बोलेगा, देख भाई तेरे पास 3 तरीके हैं, या तो एग्रीड प्राइस, या तो कंट्रोल प्राइस, या तो मार्केट प्राइस। अब मैं पहली बार अगर डील कर रहा हूं तो मैं तो पूछेगा ना तीनों में फर्क बताओ, तो गवर्नमेंट मेरे को वो भी बताएगा। देखो सबका मतलब क्या होता है। एग्रीड प्राइस का मतलब क्या हुआ, where the price can be agreed upon consistently with the control price fixed under this section। गवर्नमेंट मेरे को ऐसा बोलता है ठीक है मेडिसिन 20 रुपए का एक पैकेट, इससे ज्यादा नहीं देंगे। बोला नहीं यार 20 तो बहुत कम है, थोड़ा निगोशिएट करो। तो बोलता ठीक है चलो 22। बोला ठीक है 22 डन। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, म्यूचुअली एग्री किया, मतलब दोनों ने हेल्दी निगोशिएशन किया और उसके बाद एक कंफर्म प्राइस पे आ गए। उसको मैं बोलूंगा क्या, एग्रीड प्राइस। वर्ड ही देखो एग्रीड, तो दोनों पार्टी जो प्राइस पे कंफर्मेशन दे देंगे वो एग्रीड प्राइस बन गया। दूसरा होता है मेरा कंट्रोल प्राइस। तो कंट्रोल प्राइस क्या होता है, सो वेयर नो सच एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड द प्राइस कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू कंट्रोल प्राइस। अभी समझो मैंने बोला कि उसने मेरे को बोला कि 20 पर पैकेट मेडिसिन का, बोला नहीं बहुत कम है। उसने बोला चलो 22, बोला नहीं नहीं अभी भी बहुत कम है। तो और कितना चाहिए, बोला बनाने का ही मेरा कॉस्ट यार 22 रुपया है, तो मैं 22 में तुम लोग को बेचू तो मैं क्या कमाऊं। तो बोलता है ठीक है फिर एक काम करते हैं, तो कंट्रोल प्राइस करते हैं। कंट्रोल प्राइस क्या होता है, आपका जो भी पूरा कॉस्टिंग है ना वो निकाला जाता है। ठीक है, लेबर चार्जेस कितना, ऐड करो उसके अंदर रॉ मटेरियल चार्जेस कितना, ऐड करो अंदर उसके मशीनरी के चार्जेस कितने, मेंटेनेंस ये वो जो भी आपके कॉस्ट है सब ऐड करो। जो भी आप सब कॉस्ट ऐड करोगे फिर गवर्नमेंट आपको बोलेगा ठीक है पर पैकेट तेरे को एक नॉर्मल प्रॉफिट दे रहे 2 रुपया 5 रुपया जो भी है वो ऐड कर दो और जो प्राइस आएगा ना वो बराबर उसमें बेचना ही पड़ेगा। अभी इसमें देखो क्या हो सकता है, जनरली लोग स्मार्टली क्या करते थे कि कंट्रोल प्राइस में ना अगर आप कॉस्टिंग दिखाओगे तो गवर्नमेंट आपसे कॉस्टिंग क्यों मांगते हैं पता है, कि कोई अननेसेसरी तो कॉस्ट नहीं लगाए ना जो होना भी नहीं चाहिए इधर, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा कॉस्ट दिखा के ज्यादा थोड़ा प्रॉफिट ऐड करा दूंगा और एक प्राइस पे लेके जाऊंगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मेरी कॉस्टिंग की प्रोसीजर देखेगा, मेरी पॉलिसी देखेगा कि मैंने क्या क्या कॉस्ट लगाया। और गवर्नमेंट मेरे को ऐसा बोलता है ये एडवर्टाइजमेंट तो फालतू का कॉस्ट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है, भले वो जरूरी है बट अगर समझो गवर्नमेंट को ऐसा कॉस्ट दिखा कोई जो फालतू है, ठीक है, जैसे समझो मैंने कमीशन भी ऐड कर दिया है, मैं ऐसा बोलता हूँ ये कमीशन एजेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट बोलता है जब तू हम लोग को बेचेगा तो कौन सा एजेंट आया इधर, हाँ तू मार्केट में बेचेगा इट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें तू कमीशन लगा वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को बेचने में कौन सा एजेंट आया तो वो हटाओ। तो ऐसे कुछ 1-2 कॉस्ट भी हटे तो सेलिंग प्राइस धीरे धीरे नीचे आ सकता है बराबर, क्योंकि आपका कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट आपका कम कर देगा फिर, तो वो होता है कंट्रोल प्राइस। और तीसरा होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट में हेल्दी प्राइस सिस्टम चलता है
बाकी के कॉम्पिटिटर्स का, जैसे समझो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हेल्दी प्राइस है 23 रुपीज, उसमें वो लोग बेच रहे हैं, तो ना एग्रेड प्राइस ना कंट्रोल प्राइस, ठीक है, सबका 23 में, तो हम लोग भी तेरे से 23 में लेंगे। तू बोलेगा 30 में बेचूंगा, नहीं चलेगा, 23 मतलब 23, बिकॉज मार्केट में हेल्दी प्राइस क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कितने में बेच रहे हैं 23। सो मार्केट प्राइस में क्या लिखा है, द प्राइस कैलकुलेटेड एट द मार्केट रेट प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी ऑन द डेट ऑफ सेल। वो टाइम पे, वो डेट पे जो भी हेल्दी प्राइस होएगा मार्केट का, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। सिंपल। तो ये तीन तरीके हम लोग ने देखे, एग्रीड प्राइस, कंट्रोल प्राइस और मार्केट प्राइस। देखो आपको ये आया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गुड्स बेचना है, प्राइसिंग टेक्निक बताओ, यही लिखना है। आपको ये आया ना कि नॉर्मल प्राइसिंग टेक्निक बताओ, तो भी यही लिखना है। आपको ये आया ना कि प्राइसिंग टेक्निक बताओ फॉर द जनरल पब्लिक, यही लिखना है। आपको अगर ये आया कि प्राइसिंग टेक्निक शुगर मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होता है, तो भी यही लिखना है। करेक्ट, सबका आंसर सेम है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है, दोनों में सिचुएशन बहुत अलग है, दोनों का मतलब बहुत अलग है, इसको मिक्सअप मत करना, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक होता है सीज और एक होता है कन्फिस्केशन। अब ये सीज का मतलब क्या होता है और कन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, सीज मीन्स टू टेक पोजेशन कॉन्ट्ररी टू द विशेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दैट such action is a unilateral action of the person seizing। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मैं ट्रक लेके जा रहा था एसेंशियल कमोडिटीज का, मेरे को कोई ऑक्ट्रॉय वालों ने रुकाया, कोई चेक नाका पे मेरे को रुकाया और मेरे को बोला क्या है ट्रक के अंदर। मैंने बोला एसेंशियल कमोडिटीज, आप चेक कर लो। उन्होंने चेक किया, एसेंशियल कमोडिटीज है, फिर मेरे को बोलते ठीक है इसका प्रूफ बताओ, डॉक्यूमेंट बताओ, बिल विल जो भी होगा वो बताओ। मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, बट उनको डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे, इनकम्प्लीट लगे। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आपको गुड्स छोड़ना पड़ेगा। पहले तो मेरे को बोला पेनल्टी भरो, और पेनल्टी का अमाउंट उन्होंने मेरे को बहुत हाई बोला इतना तो मैं पैसा नहीं भर सकता। तो बोलते ठीक है एक काम करो, फिर गुड्स छोड़ के जाओ और आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, तब तक गुड्स हमारी कस्टडी में रहेंगे। आप गुड्स के डॉक्यूमेंट सारे लेके आओ, हम लोग चेक करेंगे, करेक्ट होगा तो छोड़ देंगे, लेके जाना गुड्स। बराबर। अभी डेफिनेशन पढ़ो। मीन्स टू टेक द पोजेशन कॉन्ट्ररी टू द विशेस ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मेरी विश के अगेंस्ट, कॉन्ट्ररी मतलब अगेंस्ट, मेरे विश के अगेंस्ट गुड्स का पोजेशन लिया जा रहा है, बराबर, ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दैट सच एक्शन इज अ यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द पर्सन सीजिंग। यूनिलैटरल मतलब एक ही पर्सन का एक्शन है, मेरा एक्शन नहीं है, मैं उसमें परमिशन नहीं दे रहा हूं कि हाँ भाई कर लो जाओ, मेरे विश के अगेंस्ट हो रहा है। अगर वहां पे लिखा होता ना बायलैटरल एक्शन, मतलब मैं खुद वॉलंटरीली सरेंडर कर रहा हूं, तो वो बायलैटरल एक्शन हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिलैटरल एक्शन लिखा है। यूनिलैटरल एक्शन का मतलब होता है पर्सन अकेला एक्ट कर रहा है अगेंस्ट विश ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बराबर। द पर्सन फ्रॉम हुम एनीथिंग इज सीज्ड loses from the moment of the seizure the right or power to control or regulate the use of that thing। मेरे हाथ से कंट्रोल चला गया, मेरे हाथ से पोजीशन चला गया, और वो कंट्रोल पोजीशन किसके हाथ में, अभी जिन अथॉरिटी ने मेरे गुड्स को पकड़ के रखा है, सीज करके रखा है, पकड़ के रखा है मतलब सीज करके रखा है, उनका कंट्रोल है, बराबर। A reference to some provision of the Code of Criminal Procedure shows that the term seizure has been used there in connection with the taking of the actual possession of the movable property। बराबर, एसेंशियल कमोडिटीज तो मूवेबल प्रॉपर्टी ही है, तो यहाँ पे वही मतलब लिया जाता है। बट टेल मी वन थिंग, मैंने पोजेशन दिया कि मैंने ओनरशिप दिया कि मैंने दोनों दिया? आंसर इज मैंने खाली पोजेशन दिया है, मैंने ओनरशिप नहीं दी उनको। ओनरशिप आज भी मेरी ही है, बराबर। तो खाली पोजेशन दिया है और सामने वाले को पोजीशन दिया है, तो उनका भी खाली वो गुड्स के ऊपर राइट है कि वो गुड्स को होल्ड करके रखेंगे। कब तक? जब तक मैं सफिशिएंट एविडेंस उनको टाइम लिमिट के अंदर लाके दूं, तब तक। जैसे ही वो प्रॉपर होगा, वो लोग को गुड्स रिलीज करना ही पड़ेगा। तो ये जो लेवल पे है हम लोग, इसको मैं क्या बोलूंगा, सीज। और सीज में जनरली क्या होता है, वो लोग आपको एक नोटिस भी सर्व कर देंगे, इतने दिन का टाइम है, प्रॉपरली इतने दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स लाके देना। और वो टाइम लिमिट डिसाइड होता है नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर।
क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है तो ये कैसा एक पेरिशेबल नेचर के गुड्स हो गए, तो इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते। लेकिन अगर जैसे सपोज फर्टिलाइजर्स है, मेडिसिन है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म जो टैबलेट के फॉर्म में आती है वो है, ठीक है, तो उसका लाइफ एक अच्छा रहता है, तो उसमें आपको टाइम लिमिट ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। तो टाइम लिमिट किस पे डिपेंड करेगा आपको, कि डॉक्यूमेंट्स भाई इतने एविडेंस सारे लेके आओ, वो आपको डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर, बराबर। तो ये हो गया सीज ऑफ द गुड्स। अभी समझो मुझे बोला था, समझो मैं मेडिसिन में डील कर रहा हूं, तो मेरे को उन्होंने बोला था 1 मंथ टाइम, तो 1 महीने के अंदर मेरे को सारे सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करके वो जो भी अथॉरिटी है जिन्होंने मेरे गुड्स को सीज करके रखा है वो उनके पास जाऊंगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो गुड्स को रिलीज कर देंगे। लेकिन समझो मैंने अगर 1 महीने के अंदर में उनके पास गया ही नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, तो सीज पीरियड 1 मंथ था ना, तो 1 मंथ के बाद सीज पीरियड खत्म और कन्फिस्केशन चालू। मतलब सीज के एंड होने पे क्या स्टार्ट हो जाता है, कन्फिस्केशन चालू हो जाता है। अब कन्फिस्केशन का मतलब क्या हो गया, सो देखो, कन्फिस्केशन इज कंडेमनेशन and adjudication of the property to the public treasury as of goods seized under the Custom Act. Confiscation, according to Judicial Dictionary, must be an act done in some way on the part of the government of the country where it takes place and in some way beneficial to the government, though the proceeds may not strictly speaking be brought into its treasury. देखो, मतलब जरूरी नहीं है आप ट्रेजरी में उसको लेके ही आओगे, अब उसके डिफरेंट तरीके आ जाते हैं। फिर कन्फिस के, अभी देखो सीज में मैंने क्या बोला था, ओनरशिप अभी भी मेरे हाथ में थी, मेरे गुड्स है ना, तो ओनरशिप अभी भी मेरे हाथ में थी। मैंने वो अथॉरिटी को खाली क्या दिया था, मैंने उनको पोजीशन दिया था, उनको ओनरशिप नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मेरा सीज का टाइम लिमिट खत्म, 30 दिन मेरे खत्म, जैसे ही 30 दिन खत्म मेरा कन्फिस्केशन का पीरियड चालू। कन्फिस्केशन का पीरियड मतलब अब जो मेरी गुड्स की ओनर पोजीशन तो है ही उनके हाथ में, अब उनके हाथ में ओनरशिप भी आ गई। अब उनको गुड्स के साथ जो करना है वो लोग कर सकते हैं। काफी लोग तो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं अथॉरिटी वाले और दिखाते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। कुछ लोग मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्टोर के थ्रू, या कुछ लोग ऑक्शन करके बेचते हैं, वो आगे आएगा कि उसकी फर्दर ट्रीटमेंट क्या होती है। बट कन्फिस्केशन का मतलब जो ओनर था सीज में, उसकी ओनरशिप खत्म और जिसने कस्टडी में गुड्स को पकड़ के रखा है अब वो गुड्स की ओनरशिप उनकी हो गई, ठीक है। तो अब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, अब वो उनको जो करना है वो लोग करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन समझो, पहले देखो यहां तक आपको सबको समझा रहेगा, ठीक है। देखो सीज पहले आएगा फिर कन्फिस्केशन आएगा, कभी उल्टा नहीं होता ये, बराबर। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि पहले सीज होता है, सीज पीरियड खत्म होता है, फिर कन्फिस्केशन पीरियड चालू होता है, तब तक नहीं होता है। अभी समझो, मेरा मेडिसिन का जो ट्रक था ये अथॉरिटी ने होल्ड करके रख दिया, नोटिस दे दिया 30 दिन है, 30 दिन में आप डॉक्यूमेंट सफिशिएंट लाके दे देना, 30 दिन के अंदर तो आपको अगर सब कुछ बराबर रहेगा तो गुड्स रिटर्न मिल जाएंगे, नहीं तो फिर कन्फिस्केशन तो हो ही जाता है, आपको तो पता ही है। मैंने बोला ठीक है, कितने दिन दिए थे मेरे को, 30। मैं 25 दिन के बाद गया, 26th डे पे गया और जाके बोलता हूं कि ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, चेक कर लो और मेरे गुड्स को छोड़ दो। उन्होंने चेक किया, सब डॉक्यूमेंट करेक्ट है, लेकिन अब वो लोग मेरे को ऐसा बोल रहे कि हम लोग को लगा आप नहीं आओगे तो हम लोग ने गुड्स तो बेच दिया। देखो सीज पीरियड ही अभी भी चालू है और सीज पीरियड खत्म होने से पहले ही मैं आ गया हूं, सो दे डोंट हैव एनी राइट टू कन्फिस्केट माय गुड्स। कन्फिस्केशन सीज पीरियड के एंड होने के बाद कर सकते हो आप, उसके पहले तो कर ही नहीं सकता है गवर्नमेंट, लेकिन इधर तो कर डाला। अब जब कर दिया तो मैं अगर राइट हूं तो मैं फिर इसका केस कर सकता हूं। उसमें फिर क्या, कहां पे आप कंप्लेन फाइल करोगे वो भी आगे प्रोसीजर है। तो मेरा सीज क्या माना जाएगा, भले वैलिड था, मेरा कन्फिस्केशन इलीगल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो मेरा सीज क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। सॉरी, सीज तो मेरा वैलिड माना जाएगा, लेकिन मेरा कन्फिस्केशन क्या माना जाएगा, इनवैलिड,
वॉइड, इलीगल, कुछ भी बोल दो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कन्फिस्केशन किया। कन्फिस्केशन कब होता है, सीज पीरियड एंड होने पे होता है, क्योंकि कन्फिस्केशन में अथॉरिटी के पास पावर आता है। आपके हाथ में तो अभी तक पावर था ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो सीज पीरियड ही चल रहा था। देन हाउ यू कैन कन्फिस्केट माई गुड्स, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, बराबर। तो मेरा कन्फिस्केशन में कोर्ट में जाके या जो अपील की प्रोसीजर है वहां पे मैं उसको इलीगल डिक्लेयर करा सकता हूं, एंड आई कैन डिमांड कंपनसेशन एंड एवरीथिंग। क्लियर? ठीक है, तो पहले हमेशा आएगा सीज, उसके बाद हमेशा आएगा कन्फिस्केशन। चलो आगे देखते हैं। सेल ऑफ द कन्फिस्केटेड कमोडिटी। चलो कन्फिस्केशन तो हो गया, वो भी लीगल समझो कन्फिस्केशन हुआ। फिर क्या होता है उसका, सो देखो सेक्शन 6(a) provides that where the collector on receiving a report of a seizure or an inspection of any essential commodity under subsection 1 above is of the opinion that the essential commodity is subject to the speedy and the natural decay or it's otherwise expedient in the public interest, so they do he may। अगर उनको लग रहा है कि पब्लिक बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट की तो मार्केट में शॉर्टेज है, फटाफट निकालो इसको, या ये प्रोडक्ट खराब हो रहा है तो फटाफट बेचो इसको, तो वो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स क्या पास कर सकते हैं कन्फिस्केशन के बाद। ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड एट द कंट्रोल प्राइस इफ एनी फिक्स फॉर द सच एसेंशियल कमोडिटी अंडर दिस एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। कंट्रोल प्राइस के अंडर उसको बेचा जा सकता है, ठीक है। वेयर नो सच प्राइस इज फिक्स, ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन। पब्लिक ऑक्शन करके बेचा जा सकता है। लेकिन देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, ऑर्डर द सेम टू बी सोल्ड एट द कंट्रोल प्राइस। प्राइस उन्होंने जो भी निकाला, मतलब उन लोग ने तो देखो उनका तो कन्फिस्केशन फुकट है, उनको थोड़ी कोई पैसा भरना पड़ा। तो वो लोग क्या करता है, गवर्नमेंट जनरली क्या करता है कि जो प्रोडक्ट है इसका कंट्रोल प्राइस निकालेंगे, मतलब कॉस्टिंग करेंगे, और क्या एक हेल्दी प्राइस निकल सकता है उस प्राइस में मार्केट में बेच देंगे, बराबर। इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, बराबर। और थर्ड है सोल्ड थ्रू फेयर प्राइस शॉप एट प्राइस फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो फेयर प्राइस शॉप होती है, या कभी कभी तो जो राशन की दुकान होती है, उनको दे दिया जाता है और फिर वहां से वो गुड्स जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर, बराबर। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, कन्फिस्केशन जब हुआ ना, तो जो भी प्राइस आया रहेगा उसका बेसिक कॉस्ट जिसके गुड्स आपने कन्फिस्केट किए उसको देना पड़ता है। बाद में ओवर एंड अबाउट जो भी कमाया वो गवर्नमेंट रखता है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट नहीं रखेगा, क्योंकि जो पर्सन के गुड्स थे तो उसका जितना एक लीगल तरीके से पैसा निकल सकता है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी अमाउंट होगा, एक हेल्दी अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट कैलकुलेट करके उनको देना पड़ता है। फिर आप मार्केट में 1-1.5 लाख में बेच दो तो ओवर एंड अबाउट जो भी आपने कमाया वो सब आपका प्रॉफिट है। फेयर इनफ, ठीक है। चलो उसके बाद disposal of the sale process of the confiscated goods. Section 6(a) the sale process of the essential commodity sold after the deduction of the expenses of any such sale or auction or other incidental expenses। वो बेचने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा, ठीक है, ऑक्शन के जो भी एक्सपेंसेस करने पड़े, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी करने पड़े, वो सब डिडक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। Thereto shall be paid to the owner of the person from whom it is seized in the following circumstances। बोला मैंने आपको वही, where no order of confiscation is ultimately passed by the collector। कौन से circumstances में उसको पे करना पड़ेगा, जब ऑर्डर कन्फिस्केशन के पास नहीं हुए हैं थे तब। फिर एन ऑर्डर पास ऑन एन अपील, ऑर्डर पास हुआ लेकिन अपील प्रोसीजर के बाद, ठीक है। और वेयर इन अ प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन द पर्सन कंसर्न इज एक्विटेड। मतलब उसको फ्री कर दिया जाएगा, बट उसमें भी उसको पेमेंट करके फ्री किया जाता है, बराबर। तो यहाँ पे ये एक चीज याद रखना, सेल आपने कर दिया लेकिन सेल में भी जो भी ये पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है उसके अंदर डेफिनेटली पेमेंट करना पड़ेगा ओनर को एक नॉर्मल अमाउंट। उसके बाद ही ओवर एंड अबव जो भी प्रॉफिट होता है या पैसा होता है वो सब रखे जाते हैं, लेकिन ये सब एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो एक अमाउंट होगा वो दिया जाता है। चलो उसके बाद इस इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। ऑलरेडी ये मैंने सीज और कन्फिस्केशन में आपको बताया है, फिर भी एक बार हम लोग आपको यहाँ पे
थोड़ा और अच्छे से इन डिटेल में आपको बता देता हूं। जैसे मेरे गुड्स उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सीज की है, तो वो लोग नोटिस भेजेंगे, दैट इज शो कॉज नोटिस, कि क्यों आपके गुड्स कन्फिस्केट ना करे, इसका रीजन दे दो 30 दिन के पहले। इन शॉर्ट मेरे को जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पेंडिंग है उनके हिसाब से इनकम्प्लीट है, उसको आपको फॉलो अप करने का टाइम मिल रहा है। 30 दिन के अंदर जो भी सफिशिएंट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप देना चाहते हो दे दो, नहीं दिया तो फिर गुड्स कन्फिस्केट हो जाएंगे। अभी देखो इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि व्हीकल से रिलेटेड। वो होता क्या है सुन लो, मैं है ना मेडिसिन बना रहा हूं, सपोज मैंने इनिशियल लेवल पे बिजनेस चालू किया है, तो मेरे पास है ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक नहीं है, खुद के ट्रक नहीं है, तो मैं कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक लेता हूं रेंट बेस पे, और फिर वो ट्रक को यूज करता हूं कमोडिटीज को, मेडिसिन को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब जब मेरे को पकड़ा ना, तो वो टाइम पे सिचुएशन क्या हुआ, उन्होंने बोला कि 30 दिन का टाइम है, आप गुड्स यहां पे छोड़ के जाओ, बराबर, और 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन लेके आना, नहीं तो गुड्स क्या हो जाएगा, कन्फिस्केट हो जाएगा। मैंने बोला फेयर इनफ। मैंने बोला ठीक है, काम करो, जितना भी मेडिसिन है ना ट्रक से अनलोड कर दो, साइड में रख दो, मैं ट्रक लेके जाता हूं। अब गवर्नमेंट मेरे को, वो जो डिपार्टमेंट जिन्होंने मेरे को सीज कर गुड्स को, वो मेरे को क्या बोलते हैं, पागल है क्या, ट्रक भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बोले ट्रक नहीं छोड़ सकता है मैं, क्योंकि ये ट्रक तो मैंने खुद ने रेंट पे लिया है, तो मेरा तो है भी नहीं, और अगर आपने 30 दिन तक मेरा टका के रखा, मेरे को 30 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा इसको, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो 6-7 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का समझ के हम लोग ने लिया था 7 दिन के लिए। अब 30 दिन बोलोगे तो कैसा चलेगा। मैं झगड़ा कर रहा हूं कि व्हीकल रिलीज कर दो, आपको एसेंशियल कमोडिटीज से प्रॉब्लम है, ट्रक थोड़ी ना कमोडिटी है, तो ट्रक छोड़ दो, कमोडिटी रख लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलता है नहीं, वेसल मतलब व्हीकल भी रखेंगे और कमोडिटी भी रखेंगे, क्योंकि कमोडिटी था किधर, व्हीकल के अंदर था ना, तो वो भी जाएगा। मैं बोल रहा हूं अरे लेकिन गवार लोग, इसमें ट्रक किधर से आया, आप जो मेरे गुड्स को सीज कर रहे हो वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर सीज कर रहे हो ना, इट मींस यू हैव अ प्रॉब्लम विद द कमोडिटीज, यू डोंट हैव एनी इश्यू विद द ट्रक। ट्रक के सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। गवर्नमेंट बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से राइट है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से राइट है, तो इसका सॉल्यूशन क्या, एक्ट बोलता है कि अगर एसेंशियल कमोडिटी सीज होती है तो उसका जो भी व्हीकल होगा, फिर चाहे वो व्हीकल हो, एनिमल हो, अगर आप एनिमल पे डाल के लेके जा रहे हो गुड्स को, सबको सीज कर दिया जाएगा। क्योंकि कल तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, मिल्क अगर मैं कैरी कर रहा हूं, मेरे को पकड़ा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे को बोलेंगे मिल्क छोड़ के जाओ, तो गवर्नमेंट कैसे उसको स्टोर करेगा, क्या सब घर से बर्तन लेके आएंगे, फिर बोलोगे सबको चलो भरो इसमें, फिर मैं ट्रक तो लेके जाऊंगा। क्योंकि वो अभी कैसा हो गया कि इतनी बल्क क्वांटिटी वो लोग कैसे स्टोर करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर कल चूहे ने खा गए उनके गोडाउन में, या लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे डैमेज हो गया, तो कल मैं वापस कंपनसेशन मांगने जाएगा मुंह उठा के, जो करेक्ट भी है। तो गवर्नमेंट सिंपल बोलता है ये सब स्टोर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, झमेला ये सब हम लोग नहीं करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी वर्कर्स लगेंगे, वो सब थोड़ी हम लोग लेके आएंगे, सिंपल ट्रक साइड में पार्क कर दो, इधर खत्म, ट्रक भी गया, व्हीकल भी गया, जो भी है सब जाएगा, बराबर। तो वो सारी की सारी चीजें जो गुड्स है, गुड्स की डेफिनेशन में आती है, एसेंशियल कमोडिटीज में आती है, वो तो जाएगी, साथ साथ मेरा व्हीकल भी जाएगा, बराबर। ये एक्चुअली इसका मतलब है, ठीक है। और जो आगे मैंने आपको चीजें बताई कि प्रॉपर नोटिस सब होनी चाहिए, वो भी इसका ही पार्ट है। क्लियर या? चलो नेक्स्ट जाते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज अपील। अभी अपील का यहां पे क्या होता है, सो देखो, इफ एनी पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कलेक्टर, then he can file an appeal to the state government within 1 month from the date of the order of the collector। अभी जैसे देखो, सबसे पहले मेरे गुड्स क्या हो गए, सीज हो गए। अब जब सीज हुए ना तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, यहां से ही मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट। मेरे को लगता है कि डॉक्यूमेंट सब करेक्ट है, अथॉरिटी बोलता है नहीं डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, मेरे को उधर से ही प्रॉब्लम हो गया, वो जब गुड्स मेरा सीज हुआ तब से। सो अगर मुझे वहां पे ही कोई प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा किसके पास, जो ज्यूरिसडिक्शन है जिसका, उसकी कलेक्टर के पास, और कलेक्टर के पास जाके मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं अगेंस्ट दैट सीज, बराबर।
फिर कलेक्टर का जो डिसीजन आया, सपोज मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर मैं जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट में, कितने महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। अभी यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बस स्टेट गवर्नमेंट खत्म तो मैटर खत्म। तो अभी आपको ये लगता रहेगा क्यों कोर्ट नहीं जाने का किधर भी, इसमें कोर्ट नहीं है क्या? इसका आंसर आपको मिलेगा बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है, सो देखो सेक्शन 6E in the act provides that no court, tribunal or authority shall have any jurisdiction to make an order with regard to the matters falling within the purview of this act, particularly wherever any essential commodity is seized in pursuance of an order made under section 3 when the collector or the judicial authority appointed under section 6C shall have the jurisdiction। एक सिंपल चीज ये एक्ट के अंदर ये बोल दी गई है कि कुछ भी हो जाए, ऐसे केसेस जो एसेंशियल कमोडिटीज में आएंगे वो कोई भी केस कोई कोर्ट कोई ट्रिब्यूनल नहीं हैंडल करेगा। अभी लगता है ऐसा क्यों, ये तो गलत है, क्यों कोर्ट में ना जाऊं मैं? अगर स्टेट गवर्नमेंट के भी डिसीजन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मेरे को जाना चाहिए ना कोर्ट में। क्योंकि इसमें कोर्ट नहीं रखने का एक रीजन ये है कि अगर आप कोर्ट सिस्टम में चले गए, मतलब आप सिविल प्रोसीजर को भी फॉलो करना चालू कर रहे हो, आप कोर्ट सिस्टम में चले गए, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि कोर्ट में तो वैसे भी बहुत टाइम लगता है डिसीजन आने में। ठीक है, और जब तक डिसीजन नहीं आएगा उतने गुड्स का क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। और वो किस में आता है? एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। और समझो जब अच्छी खासी क्वांटिटी होती है लेकिन वो लिटिगेशन में है, इस हियरिंग में चल रहा है, तब तक आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री को हार्म हो रहा है ना। एसेंशियल कमोडिटीज का जो बैलेंस होना चाहिए, डिमांड सप्लाई प्राइस सबका, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि कोर्ट तो पता है ऑब्वियसली इतना बिजी है, इंडिया में कोर्ट सिस्टम इतने बिजी चलते हैं वो लोग कि केस को आने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इतने बिजी कोर्ट शेड्यूल में अगर आप ऐसा कोई केस लेके जाओगे तो ऑब्वियसली उसमें भी आपको अगर डेट पे डेट मिलना चालू हो गया तो कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटीज स्टॉप हो, मतलब स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया, बराबर। उसमें भी एसेंशियल कमोडिटीज पेरिशेबल नेचर के है, तो फिर पता नहीं डिसीजन कब आएगा, तब तक मेरे गुड्स रहेंगे कि नहीं जिंदा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है। इसके लिए यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन खाली स्टेट गवर्नमेंट का है। और अगर आपको कोई एक्ट के अंदर मिस्टेक है, लूप होल दिखता है, तो ठीक है, उसमें आप कोर्ट जा सकते हो। वेयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ तो ठीक है कि सेक्शन बराबर नहीं है, ये सेक्शन है, ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है, वो ठीक है, उसमें कोर्ट सिस्टम में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलेटेड जो डिसीजंस है उसमें तुम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, और लॉजिकली करेक्ट भी है। चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब देखो कल्पेबल मेंटल स्टेट ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब ये जो एक्ट में ये सेक्शन ये पर्टिकुलर जो डाला गया है ना 10C, ये एक अमेंडमेंट के साथ डाला गया है कल्पेबल मेंटल, बराबर। अभी देखो एक बहुत सिंपल चीज है, एक हम लोग ने पढ़ा था, एक नॉर्मल आईपीसी का अगर मैं कोड देखूं तो उसमें लिखा है कि जब कोई पर्सन कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसका गिल्टी माइंड होता है, बराबर। अभी यहां पे देखो, जैसे समझो बीच में काफी टाइम पहले ऑनियन का प्राइस बहुत बढ़ गया था और मैंने क्या किया था, मैं ऑनियन का डिस्ट्रीब्यूटर था, मेरे गोडाउन में बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में ऑनियन रखे गए हैं, मैं अभी उसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हूं, बराबर। अभी जैसे समझो ये सब कांड मैं कर रहा हूं, बट मैं जिसको ब्लैक मार्केटिंग में अभी बेचने वाला हूं ना, तो मैंने वो पर्सन से ऑर्डर लिया कि मेरे को 200 किलो ऑनियन चाहिए, मैं बोला ठीक है मिल जाएगा, बराबर। मैंने ट्रक अरेंजमेंट किया, 2 ट्रक अरेंज किए, दोनों में 100 केजी मैंने लोड किया, दोनों ड्राइवर को बोला कि ये ऑनियन है, ये एड्रेस पे डिलीवर कर देना, बराबर। अभी देखो ड्राइवर जो भी होता है जनरली दे आर अनएजुकेटेड पीपल, या अगर एजुकेटेड भी होंगे तो इतने एजुकेटेड भी नहीं होंगे, क्योंकि उसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जैसा भी कोई एक्ट होता है जो ये सब चीजें डील करता है, उसको तो ये लेवल का नॉलेज कभी नहीं होएगा। उसको लगा कि हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल ऑर्डर तो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं हम लोग, उसको अभी सपोज कोई चेकिंग पॉइंट पे पकड़ा, बराबर। अब ड्राइवर ने ट्रक खोल के दिखाया, देखा तो भाई एक ट्रक के अंदर 100 केजी ऑनियन है,
अब जो अथॉरिटी ने उनको पकड़ा है ना, वो बोलते हैं कि इतना ज्यादा क्वांटिटी, बिल दिखाओ। अब ये तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कोई प्रॉपर बिल नहीं है, इन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एविडेंस कुछ भी नहीं दिया। अभी देखो प्रॉब्लम ये आता है कि केस किसके ऊपर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम लोग को पूछता हूं, केस क्या मेरे पे होगा? डेफिनेटली यस, मेरे पे तो होगा, बिकॉज मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर है और मैंने तो ब्लैक मार्केटिंग किया है, तो मेरे पे तो डेफिनेटली केस बनता है। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, अथॉरिटी बोलता है हम लोग ट्रक ड्राइवर के भी ऊपर केस मारेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है उस चीज को डील कराने में, तो उसके ऊपर भी केस बनता है। ड्राइवर बोलता है मेरे को क्या पता, अगर देखो ड्रग्स वग्स होता या ऐसी कोई इलीगल चीजें होती तो आप मेरे को पकड़ते, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मैं अगर ट्रक चला के लेके जा रहा हूं तो उसके अंदर क्या है, उसमें मेरा पकड़ना, मेरे पे केस मारना लॉजिकल है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि ये लोग ऑनियन की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी जैसा बोलता है, ये सब चीजें मुझे इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं ट्रक चला था क्या? तो मेरा तो कोई इसमें फॉल्ट ही नहीं है, बराबर। अब वो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं भाई, तेरे थ्रू हुआ ना, मतलब तू भी तो इन्वॉल्व है, तो तेरे पे भी तो केस तो बनता है। मैं बोल मेरे पे केस, मतलब वो ड्राइवर बोलता है मेरे पे केस नहीं बनता है। कल्पेबल मेंटल स्टेट क्या बोलता है? सो देखो, so section 10c provides for a presumption of a culpable mental state which includes intention, motive, knowledge of the fact and belief in a fact. It is now provided that in any prosecution for an offense under the act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence of the mental state. Of course, it is open to the accused to prove that he had no such mental state with the respect of the act committed by him. Guilty mind यहाँ पे होना चाहिए। मैं ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरे पे केस मारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन जब वो ड्राइवर वो कर रहा है तो उसका तो कोई इंटेंशन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है कि मेरा एजुकेशन रिपोर्ट देख लो, 4th स्टैंडर्ड के बाद कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ना लिखना इतना आता नहीं है, बराबर, बस पैसा गिनना आता है, बेसिक कैलकुलेशन आता है, बाकी इंग्लिश नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, सो मेरे को कैसे पता क्या है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट? बराबर, प्रूव कर दिया, आपको छोड़ दिया जाएगा, बराबर। तो उनके लिए एक प्रोविजन है जो ऐसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल दो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज। तो डेफिनेटली अभी जैसे सपोज मैं कोई ट्रक ड्राइवर को अपॉइंट करता हूं और उसको ऐसा बोलता हूं कि ये गुजरात में जाके सप्लाई करना है, उसको पता है कि गुजरात में दारू बैन है, ठीक है, तो उधर वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता, अरे मुझे तो नहीं पता था, उधर नहीं चलेगा, बराबर। लेकिन इतना इन डिटेल नॉलेज लोगों को नहीं होता है कभी, तो वो एक्सक्यूज देके बच सकते हैं, बट उनको अल्टीमेटली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज पेनल्टी पार्ट। सो व्हाट इज पेनल्टी? ऑफेंसेस लिखे एक साइड और एक साइड लिखे है पेनल्टी, तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सो फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर विथ रेफरेंस टू द अदर क्लॉजेस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया सेक्शन 3 के हिसाब से, तो पेनल्टी क्या आएगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म रेंजिंग फ्रॉम 3 months to 7 years एंड इन एडिशन फाइन इज ऑल्सो लेविएबल। 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है, जिसमें आपके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी आ सकती है, बराबर। देन सेकंड इज इफ एनी पर्सन टू हुम डायरेक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 3(4)(b) फेल्स टू कंप्लाई विथ इट, जो डायरेक्शन दिया गया था आपको सेक्शन 3(4)(b) के हिसाब से, जो आपको कंप्लाई करना था बट आपने नहीं किया, तो पेनल्टी imprisonment for a term which shall not be less than 3 months but which may extend to 7 years and shall be liable to fine। फिर आपके ऊपर फाइन भी लगेगा इसमें, मतलब imprisonment कितना है? not less than 3 months but which may extend to 7 years। अगेन 3 months से लेके 7 years तक रेंज में, that depends upon your seriousness of the crime, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। and making a false statement, so imprisonment for a term which may extend to 5 years or fine or with both, बराबर, इतनी पेनल्टी लगाई जाएगी। अच्छा, इसमें कंसेप्ट जो मैंने नोट्स में कवर नहीं किया है, ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनी, वो इसके लिए मैं कवर नहीं किया है मैंने यहाँ पे। उसका एक सिंपल रीजन है कि कंपनी अगर कोई फॉल्ट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, तो जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ठीक है, वो सबके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो वो बहुत सिंपल है,
क्योंकि देखो ये पर्सन डायरेक्टली कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो पर्सन खुद पनिशेबल हो जाता है, लेकिन जब कोई कंपनी करता है, नाउ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो फिर उसको ऑब्वियसली पकड़ के कैसे लेके आओ, वो तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है। तो फिर वो क्या माना जाता है कि कंपनी जब कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो वो अपने ऑफिसर के थ्रू करता है, ऑफिसर इन चार्ज के थ्रू करता है। तो जो भी ऑफिसर वो पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, काम करने के लिए लायबल है, वो सबके ऊपर ये एक्ट के थ्रू पेनल्टी लगाया जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा पेनल्टी वाला पार्ट, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो मैंने बोला था कि बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और वेटेज वाइज भी कम है, दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।